तो बाजारों के लिए आज का सत्र बेहतर था, लेकिन हमारे साथ है रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है। मार्केट फाइनली 5900 के ऊपर समाप्ति दिखाने में कामयाब, इसे एक पॉजिटिव मानना चाहिए या फिर ये ज्यादा सेंटिमेंट के लिहाज से ही है? नहीं, देखिए मार्केट तो लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में ही है और मैं समझता हूँ पॉजिटिव ही रहेगा फिलहाल। लेकिन नेचुरली जब कंटिन्यूस जो है वो राइज होता है तो उसके बाद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या कंसोलिडेशन होना लाजमी है, तो वो आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है और मार्केट अच्छा ही रहेगा। चलिए, तेजी का मूड कटेंगे तो इस तरह का यूफोरिया कैसे जस्टिफाई हो? नहीं, देखिए ये इसलिए है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में हो या ना हो, लेकिन जनवरी में तो कटौती होनी ही होनी है। और आगे जाकर के, चूंकि अब आपने देखा होगा कमोडिटी की प्राइसेज है वो भी वीक चल रही है, ऑयल की प्राइसेज पर्टिकुलरली जो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है वो भी सॉफ्ट चल रही है। और ऐसी उम्मीद है कि आगे जाकर के अगले आने वाले क्वार्टर्स में ये और जो है वो सॉफ्ट होगी और उसके चलते हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम होगा। और इसलिए रेट कट जो एक बार जनवरी से चालू होगा तो उसके बाद में रेट कट शायद हर क्वार्टर होता रहेगा। और इन सब उम्मीदों के चलते ही ऐसा माना जा रहा है कि जब इन्फ्लेशन कम होगा, रेट कट होगा, तो उसके बाद में जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे और ग्रोथ बढ़ेगी। तो इन सब उम्मीदों के चलते जो है मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करते हुए चल रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि यूफोरिया जो है वो दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट शेयरों में आप कितने कॉन्फिडेंट है पैसा लगाने के लिए? डीएलएफ हो, इंडिया बुल्स रियल्टी जैसे काउंटर्स, जिस तरह के वॉल्यूम्स पर ये भाग्य हैं। देखिए ये सब एक तरह से क्या कहना चाहिए कि बॉटम फिशिंग टाइप की स्टोरेज है। वहां भी यही माना जा रहा है कि अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होता है, इंटरेस्ट रेट कट आता है, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट शेयरों को फायदा होगा। और जो अभी ऑफटेक जो है वो अफोर्डेबिलिटी पुअर होने के कारण जो है कम हो रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो वो भी एक अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और इन सब के चलते जो है वहां पर भी इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रियल तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में तब आएगी जब वास्तव में ऑफटेक जो है वो प्रॉपर्टी का बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल तो ये एक तरह से एक पुल बैक रैली जैसा है या एक शॉर्ट रिवाइवल है। ओके, तो ये एक पुल बैक रैली के तौर पर ही इसे देखना चाहिए, लेकिन जब ऑफ टेक बढ़े तभी इन स्टॉक्स में और तेजी आएगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ऐसे माहौल में कहां पर अब पैसा लगाने का मौका है, बात बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक सीएनबीसी आवाज पर। निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर एक कॉल ले लेते हैं आपके लिए। इंद्र नारायण विश्वास की राय में यहाँ पर निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो खरीदारी की ही रहेगी। टारगेट आपका रहेगा 59.45 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 58.72 पर। वही नीरव अखारिया भी कह रहे हैं कि 59.50 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, स्टॉप लॉस लगाइएगा 58.60 पर। चंदन तापड़िया की राय ये काफी बुलिश है, इनफैक्ट 6000 के लेवल्स का इंतजार चंदन को बेसब्री से है। ये टारगेट लेकर आप तेजी करें, स्टॉप लॉस 58.50 पर लगाएं। और ऐसे माहौल में जहां पर बाजार में एक अच्छी खासी तेजी लौट कर आई है, क्या स्ट्रैटेजी हो, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, देखते हैं आज के टॉप स्टॉक्स। शर्मा जी, पहली पसंद जेएम फाइनेंशियल्स, क्यों पसंद है ये शेयर और किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे? देखिए हम सब जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल जो है भारतीय बाजारों में टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से एक है। एक लीडिंग जो है वो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो सब तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इक्विटी ब्रोकिंग और एनबीएफसी जिसके थ्रू वो लोन अगेंस्ट शेयर्स भी देती है, यानी फंड बेस्ड एक्टिविटीज भी करती है। और ये सारी चीजों, सारी एक्टिविटीज में मैं समझता हूँ मार्केट के रिवाइवल के साथ में एक्टिविटीज काफी बढ़ेगी और ये इसकी अर्निंग को काफी अच्छे से ड्राइव करेगी। मुझे लग रहा है कि जेएम फाइनेंशियल जिसने कि अभी जैसे यूनाइटेड स्पिरिट और डीएजे जैसी बड़ी डील कराई थी, तो ये ऐसी और भी कई डीलें आगे जो है कराने में सक्षम है। और कैपिटल मार्केट जब जो है एक्टिव रहता है और वहां पर एक्टिविटी बनी रहती है तो इस तरह की बहुत सारी डील्स आती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की, साथ ही साथ बड़े आईपीओ भी आ रहे हैं। तो इन सब में जेएम फाइनेंशियल मैं समझता हूं कि इंडिया के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से है और परफॉर्मेंस इसकी इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। सेकेंड हाफ में और ज्यादा इंप्रूव होगी
और इसके पास फंड भी काफी है, नेटवर्क भी इसकी काफी अच्छी है। और जैसे ही जो है कैपिटल मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, मैं समझता हूँ फंड बेस्ड एक्टिविटीज, जो लोन अगेंस्ट शेयर जैसी एक्टिविटीज है और जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन जैसी एक्टिविटीज जहां से बड़ी फीस आती है, ये सारी एक्टिविटीज से जो है इसकी अर्निंग काफी तेजी से बढ़ेगी। मेरा ये अनुमान है कि इस कंपनी की जो है FY13 की अर्निंग करीब ₹2.5 के आसपास आएगी और उसके बाद में FY14 की करीब 3.5 से ₹4 के बीच में आएगी। बुक वैल्यू जो अभी करीब 25-26 रुपए, आगे जाकर के और बढ़ जाएगी जैसे जैसे अर्निंग्स का एक्रूअल होगा। और अगर हम SOTP वैल्यूएशन इसका निकालें तो वो करीब 35-36 रुपए होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ₹18 पे ये शेयर अंडर वैल्यूड है। अगर आप करंट प्राइस पे इसको लेते हैं तो एक साल में बहुत आसानी से ये आपको डबल पैसे करके दे सकता है, यानी करीब ₹36 का टारगेट है मेरा इसका। ओके, 36 का टारगेट, एक साल में डबल होगा शेयर, तो इसे आप खरीद सकते हैं। GIC हाउसिंग कॉर्प, यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद? देखिए, GIC हाउसिंग फाइनेंस हम जानते हैं कि एक मिड से स्मॉल साइज की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ये जो है वो एक छोटे लेवल के हाउसिंग फाइनेंस देती है। 10 से 15 लाख 20 लाख तक के फाइनेंस हाउसिंग की जो है फाइनेंस करती है और यहाँ पर एक्टिविटी काफी अच्छी है। और इस मार्केट में भी, जबकि अदरवाइज जो है दूसरी जो हाउसिंग एक्टिविटी है वो डल है, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर जो कि छोटा हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है, यहाँ पर एक्टिविटी बहुत तेजी से अभी भी बनी हुई है। और इस कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखें करंट ईयर की तो बहुत अच्छी चल रही है। FY12 में इस कंपनी की अर्निंग जो है ₹12, करीब ₹11 आई थी और इसने ₹4.5 डिविडेंड भी दिया था ₹11 की अर्निंग के ऊपर। बहुत अच्छा और लिबरल पे आउट है। करंट ईयर में फर्स्ट हाफ के अंदर इनकी अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ी है, करीब 60-70% का इंप्रूवमेंट है। और मेरा ये मानना है कि पूरे साल में जो है वो इनकी अर्निंग इसी स्पीड से बढ़ती रहेगी और FY13 का अर्निंग का एस्टिमेट करीब 18 से 20 रुपए तक का है। और 18 से 20 रुपए तक का अर्निंग FY13 का, करीब ₹110 के आसपास की बुक वैल्यू। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होने के कारण मैं समझता हूं कि इसकी एक ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहेगी और एसेट क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है और इसकी री रेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि कुछ साल पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस की हुई थी। और उस तरह की अगर री रेटिंग होती है तो ये स्टॉक जो है काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं उस री रेटिंग को अगर नहीं मानूं कि वो शायद अभी नहीं हो, तुरंत नहीं हो, तो भी 12 महीने में मेरा इसका टारगेट करीब 180 से 190 रुपए का है। चलिए, तो ये भी एक साल में 190 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये 2 पसंद है फिलहाल शर्मा जी की आज। लेकिन एक्सपोर्ट की पोर्टफोलियो और टाइम देना चाहिए शर्मा जी? इंडिया बुल रियल एस्टेट, हाँ देखिए, जैसा अभी बात चली रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है अब एक तरह से बॉटम फिशिंग हो रही है और इस आशा में कि इंटरेस्ट रेटें कट होगी और उसके बाद शायद ऑफटेक भी बढ़ जाए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, तो उसके चलते स्टॉक्स के अंदर जो है तेजी दिखाई दे रही है। इंडिया बुल रियल एस्टेट मैं समझता हूँ कि वास्तव में काफी अच्छी कंपनी है। बहुत सारे दूसरे जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनके सामने इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैश रिच भी कंपनी है और बहुत सारे इसके जो है वो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इसको कैश जो है काफी तेजी से और जल्दी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है, इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। बने रहने की सलाह। इधर के मैसूर वाला हमारे साथ है बड़ौदा से लाइन पर, पूछे। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आज? हाँ जी, मेरे पास विप्रो के 500 शेयर है 420 रुपए के भाव से। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ कब तक, तो मेरा रेट आ जाएगा या मुझे एवरेजिंग करनी चाहिए? शर्मा जी, इस माहौल में जहां पर कॉग्निसेंट से भी कुछ बिजनेस में नरमी के साइंस मिले हैं, क्या निचले लेवल्स पर खरीदारी करें? क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, देखिए, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं। मुझे भी ये लगता है कि आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, मार्जिन्स पे भी प्रेशर रहेगा और ओवरऑल वैल्यूएशन जो बड़ी आईटी कंपनियों के हैं मेरे ख्याल से वो जो है प्रेजेंट एनवायरनमेंट है जैसा आईटी सेक्टर में उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो इसके चलते मुझे उम्मीद नहीं है कि ये शेयर यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगा। और यही आप मार्केट में ट्रेंड देख रहे हैं सारे टॉप क्लास आईटी कंपनियों के बारे में। तो मेरा तो ये सलाह नहीं है कि आप इसमें एवरेज करें या बने रहें। बेहतर होगा कि आप स्विच कर लें और किसी ऐसे सेक्टर में जाएं जहां अगले 6 से 12 महीने में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ऐसा एक सेक्टर है PSU बैंक्स। PSU बैंक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं करंट प्राइस पे तो मैं समझता हूं कि आपको अगले 12 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं और वहां से आप जो है इसके लॉसेज भी कवर कर सकते हैं। रिंटू से बात करते हैं, बोलपुर वेस्ट बंगाल से हमारे साथ लाइन पर है, पूछे रिंटू। हाँ सर, मैं बोला था मेरा BEML 370 रुपया में 100 शेयर खरीदा हुआ है,
तो अभी मैं क्या करूं? ओके, 370 पर खरीदा है शेयर, स्टॉक में आज फिर से इंटरेस्ट दिखा उस ऑर्डर के चलते। शर्मा जी क्या करें? देखिए, बीईएमएल लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छी स्टोरी है। आज तो इसमें मोमेंट शायद इसलिए आया कि इसको एक बड़ा कोई ऑर्डर मिलने की खबर थी और उसके